मुस्लिम नेता को बिठाया था, तो हाँ बिठाया था। 80 साल का एक एमएलए आजमगढ़ का, किस पर बिठाया? मंच पर, स्टूल के ऊपर बिठाया उसको। सामिनी हजरात, मैं आप लोगों के सामने बहुत अच्छी एक वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो माहौल बनता जा रहा है इस देश का, जो हम लोग देख रहे हैं आज क्या देश में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और हम आज इत्तिफाक नहीं करते हैं। हम लोगों का सोच एक सेक्युलरिज्म की तरह है कि हम सब एकता और एक स्टेट और एक समाज में एकता बन के रहें, और हम एकजुट होकर एक इंसान को सपोर्ट करें जो हमारे हक में बोलता है, क्योंकि हम लोग को सबको पता है कि हमें किसके हक में कौन क्या बोलता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी वीडियो पेश करने वाला हूं, और पूरी वीडियो देखिए यार। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं ना तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब कल समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे नहीं नहीं, कल आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने एक मुस्लिम नेता को बिठाया था, तो हाँ बिठाया था। 80 साल का एक एमएलए आजमगढ़ का, किस पर बिठाया? मंच पर, स्टूल के ऊपर बिठाया उसको। स्टूल के ऊपर बिठाया तुमने, और सबको सोफे के ऊपर बिठाया। मेरे जहां पर तुमको मंच पर जगह नहीं है बैठने की, और अगर बैठने की जगह है तो स्टूल पर बिठाया जाता। मैं उन मुस्लिम कायदीन से कहूंगा कि छोड़ो समाजवादी पार्टी को, तुम असदुद्दीन ओवैसी के कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुमको उठाकर लेकर जाने के लिए तैयार हूं। तुम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी सहारनपुर को आए थे ना सहारनपुर को। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या अखिलेश यादव के मंच पर, डाइस पर आपने कोई मुस्लिम नेता को देखा? क्या आपने अखिलेश यादव के मंच पर कोई मुस्लिम नेता को देखा सहारनपुर में? मैं बता रहा हूं वो मुस्लिम नेता कहां पर बैठे थे। मेरे पास फोटो है मुस्लिम नेताओं की, मैं डालना नहीं चाहता। वो मुस्लिम नेता किसी दूर एक खेत में दरी बिछाकर बैठे थे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव सहारनपुर को आते हैं, और उनके मंच पर मुसलमान नहीं बैठता। उनका नेता किसी दूर खेत में एक पेड़ के साए में दरी बिछाकर फलियां खाकर बैठा था कि नेताजी जब भैया जी जाएंगे हाईवे पे गाड़ी रोककर नमस्ते कर लेंगे। आप बताइए, जो अपने मंच पर मुसलमानों को नहीं बिठाता, तो अब कल समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे नहीं नहीं, कल आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने एक मुस्लिम नेता को बिठाया था, तो हाँ बिठाया था। 80 साल का एक एमएलए आजमगढ़ का, किस पर बिठाया? मंच पर, स्टूल के ऊपर बिठाया उसको। स्टूल के ऊपर बिठाया तुमने, और सबको सोफे के ऊपर बिठाया। मेरे जहां पर तुमको मंच पर जगह नहीं है बैठने की, और अगर बैठने की जगह है तो स्टूल पर बिठाया जाता। मैं उन मुस्लिम कायदीन से कहूंगा कि छोड़ो समाजवादी पार्टी को, तुम असदुद्दीन ओवैसी के कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुमको उठाकर लेकर जाने के लिए तैयार हूं। तुम मेरे कंधे पर खड़े हो जाओ, तुम मेरे बाजुओं पर खड़े हो जाओ, तुम पर मेरी जिंदगी कुर्बान। अगर मेरी लाश भी तुमको फायदा पहुंचाती तो इस्तेमाल करो उसका, मगर एक सियासी ताकत बनो, एक सियासी कुव्वत बनो। याद रखो अज़ीज़ान मिल्लत, मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से भीख मांग रहा हूं। 60 साल हो गए मेरे अजीज दोस्तों। एक तब्दीली पैदा करना पड़ेगा आपको, एक तब्दीली पैदा करना पड़ेगा आपको। अब नहीं चलने वाला ये सेकुलरिज्म का झूठा नारा, अब नहीं चलने वाला ये सेकुलरिज्म की तमाम झूठी बातें। सेकुलरिज्म के नाम पर अगर किसी को धोखा दिया गया तो उस कौम का नाम मुसलमान है। सेकुलरिज्म के नाम पर अगर किसी को गरीबी उसका मुकद्दर बना दिया गया तो वो तमाम सियासी पार्टियां हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपसे मैं अपील करने आया हूं कि मुत्तहिद हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, अपनी जमात से वाबस्ता हो जाइए, अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा,
कोई नेता जमीन से निकल कर नहीं आएगा, मगर ये अल्लाह की जमीन पर जो हम हैं, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया, सोचने और समझने का सलीका दिया, उसको इस्तेमाल करो। कौन है हमारा नेता देख लो आप, कहां है तुम्हारी आवाज? तुम खुद ढूंढ रहे हो अपनी आवाज को सुनने के लिए। तुम अपनी एक ऐसी आवाज को सुनने के लिए तड़पते हो जो तुम्हारे दिल में छुपे हुए दर्द और तकलीफ को बयान कर सके। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप कामयाब करिए, सेकुलरिज्म मजबूत होगा। मजलिस के अगर कैंडिडेट कामयाब होते हैं, देश मजबूत होगा। अगर मजलिस के एक सियासी क़ियादत आप बनाते हैं, देश को ताकतवर कैसे बनाएंगे आप? जब भारत की सबसे बड़ी अक़लियत 14% मुसलमान का कोई सियासी नेता नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उसकी कोई वोट की अहमियत नहीं है। क्यों वोट की अहमियत नहीं है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने यह बता दिया आपको कि वो आपके वोट के बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं। ठीक है, वो बना रहे, तो क्या तुम अपने उत्तर प्रदेश में 20 एमएलए को नहीं जिता सकते? क्या 20 को नहीं जिता सकते? क्या 20 एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते? जब 300 एमएलए बीजेपी के जीतते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान खालिस अपने वोट से 20 एमएलए को कामयाब क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सिर्फ हौसले की जरूरत है, एतमाद की जरूरत है, बहादुरी की जरूरत है, और बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करो। जब तुम्हारी क़ियादत बनेगी तो तुम्हारा हक उस पर पहुंचेगा, वो दौड़ता हुआ तुम्हारे दरमियान में आकर खड़ा हो जाएगा। मगर अगर आप किसी और पार्टी के एमएलए को वोट देंगे तो वो उस पार्टी का मोहताज रहेगा, वो उस पार्टी जो कहेगी उस पर अमल करना पड़ेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मजलिस के विधायक एमएलए जब जीतेंगे, उन पर कोई रोक टोक नहीं होगा। खुली तरह उनसे कहा जाएगा कि बेबाक होकर मजलूमों की आवाज उठाओ, बेबाक होकर इंसाफ का मुतालबा करो, बेबाक होकर जालिम से पंजा आजमाई करो, डरो मत। जिंदगी एक ही बार अल्लाह देता है, जिंदगी का सही इस्तेमाल करो। जब तुम और हम खबर में जाओगे तो तिश्नगी नहीं रहना कि काश मैं मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा कर लेता। मैं तुमसे कह रहा हूं, उस तिश्नगी को मिटा दो और मजलिस का साथ दो। आप देखोगे कि तब्दीली पैदा होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पर इल्जाम लगाने वालों पर मैं एक ही बात उनसे कहूंगा कि मजलिस पर इल्जाम आप लगाते हैं। मैं मुसलमानों के इंसाफ की बात करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे गयूर कौम के नौजवानों, आप बताइए कि गोरखपुर में एक गुप्ता साहब का पुलिस कस्टडी में उनको मार मार कर कत्ल कर दिया जाता है। हमने भी उसकी मजम्मत की, और उत्तर प्रदेश के योगी बाबा ने क्या किया? बाबा ने ये किया, बाबा फौरन गोरखपुर चले गए। बाबा फौरन पीड़ित परिवार से, गुप्ता साहब के खानदान वालों से मिलने चले गए। कहा 50 लाख रुपए दूंगा। पुलिस को, ऑफिसरों को सस्पेंड किया। अखिलेश यादव क्या किए? वो भी गुप्ता परिवार के पास चले गए और 21 लाख रुपए का चेक दिया। यहां आपको बता इसलिए रहा हूं कि देखो ये नाइंसाफी। इंसान जब मरता है तो इंसान होता है, मौत तो इंसान की हुई है। जालिम ने एक इंसान की जान ले ली, मगर उसका नाम अगर गुप्ता होगा तो उसकी जान की अहमियत है। जिसका नाम फैसल होगा, जो उन्नाव में तरकारी बेचता था, 18 साल का बच्चा। नहीं, ये मैं थालियों के लिए नहीं कह रहा हूं, सुनने के लिए कह रहा हूं। अगर तुम्हारे दिलों में धड़कता हुआ दिल है तो उस बच्चे के लिए एक आंख में आंसू लाओ। उसके पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। तरकारी बेचता था गरीब बच्चा, मगर कोई उसके पास नहीं गया, कोई उसके पास नहीं गया। क्यों? उसका नाम फैसल था और वो मुसलमान था। कोई 50 लाख का वादा नहीं, कोई 21 लाख का चेक नहीं, कोई पुलिस वाले को सस्पेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि गुप्ता के वोट की अहमियत है, तुम्हारे वोट की कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी जान की अहमियत नहीं है, तुम्हारे आंसुओं की अहमियत नहीं है। और तुम ये समझ रहे हो कि तुम बादशाहगर हो। नहीं हो,
तुम बादशाह गर उस वक्त हो गए जब 19% एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हो जाओगे। तो अगर तुम्हारे बच्चे के सर के बाल पर आंच आएगी तो लड़ेंगे, तुम्हारी खौफ से, तुम्हारे इत्तेहाद के खौफ से परेशान रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिसाल आपके सामने है। आप बताइए क्या क्या नहीं हो रहा है। ये वेस्टर्न यूपी है। कई एनकाउंटर में मुसलमानों को पुलिस ने गोली मार दिया। एक मशहूर जर्नलिस्ट है जिसका नाम मोहतरमा नेहा दीक्षित है। कोई कहेगा कि ओवैसी झूठ बोल रहा है। जाओ वो जर्नलिस्ट की रिपोर्ट पढ़ लो, जिसने कहा कि सबसे ज्यादा मारने वालों को एनकाउंटर में मुसलमान थे। जेल में घुसकर गोली मार दी गई। आप बताओ फिर कौन से आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे, कौन से आपके वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं? उठो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, ये वक्त काबे गफलत से उठने का है। अपने दिमागों से उन जालों को निकालो जो तुम ये समझ रहे हो कि हालात सब सही है। नहीं है, हालात सब सही नहीं है। हालात उस वक्त सही होंगे जब आप एक करवट लेंगे। जिस तरह इस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने बातिल ताकतों और तूफानों के सामने एक शमा को रोशन किया था, आज उस शमा की रोशनी पूरे आलम में फैल चुकी। क्या तुम एक सियासी शमा को नहीं रोशन करोगे अपने इत्तेहाद की ताकत पर? क्या तुम एक शमा को नहीं रोशन करोगे ताकि तुम्हारे आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके? मैं तुमसे सिर्फ यही बोलने आया हूं, यही कहने आया हूं। अगर किसी को मेरी बात खराब लगती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूं। मेरी जबान ऐसी है, मगर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ यही आपसे गुजारिश करने आया है कि मैं यहां पर अपने लिए नहीं आया हूं, उतनी दूर से नहीं आया हूं। हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इल्जाम लगते हैं, लगते रहेंगे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। तारीख गवाह है, अगर कोई सीरतुन नबी की किताब को पढ़ेगा तो इल्जामात भी हैं, इल्जामात भी हैं। मक्के की सरजमीन पर जिस्म मुबारक पर ऊंट की उजड़ी भी डाली गई। ताइफ का सफर भी है, ओहद का मैदान भी है, और उसके बाद फतेह मक्का भी है और होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए और अपने इन दो बाजुओं पर भरोसा रखिए और अपने कुव्वत पर, अपने फैसलों पर पूरा एतमाद रखिए। जब आप अपने फैसलों पर पूरा एतमाद करके फैसला लेंगे, यकीनन तब्दीली पैदा होगी। अगर आप डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे तो कहां फैसला ले सकते? यही सहारनपुर में किंदकी गांव में मौला महमूद मदनी साहब ने एक यूथ क्लब बनाने का प्रोग्राम बनाया और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का नौजवानों के लिए वहां का बीजेपी का एमएलए काम को रुकवा देता है। कोई मदरसा नहीं बन रहा था, कोई मस्जिद नहीं बन रही थी, और ये काम हो रहा था तो उस काम को रुका दिया। आप बताइए फिर क्या है? कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं? उठिए, एक तब्दीली पैदा करिए।